डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास में आप लोगों के केमिस्ट्री के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, तत्वों के वर्गीकरण की जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से मन लगा के देखें ताकि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। प्यारे बच्चों, कोई भी काम करने में बहुत मेहनत पड़ती है। अब मैं जिस तरह मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो मेरी आत्मा ही जानती है। मेहनत इस प्रकार का कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर भी दुनिया में यदि कुछ हासिल करना है तो इसके संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुना रहा हूँ। इसके बाद मैं ये सारी बातें करूँगा। डियर स्टूडेंट, एक गांव में एक साधु थे और उनकी चर्चा पूरे गांव के आसपास के क्षेत्रों में थी। उनके बारे में जाना जाता था क्षेत्रवासियों के माध्यम से कि ये स्वामी जी, ये बाबा जी, महंत सारी बातों को जान लेते हैं और बता भी देते हैं। तो दो बच्चों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और परीक्षा किस बात पर लें, इसके लिए उनमें से दोनों ने एक डिस्कशन किया कि हम हाथ में चिड़िया लेंगे। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि यदि आप पूछेंगे कि आप मेरे हाथ में क्या है तो आप वो स्वामी जी बता देंगे। कहे नहीं, बात ये नहीं है। कहें कि अगर वो हमको ये पूछना है कि हमारे हाथ में चिड़िया ये जिंदा है कि मरी है, जिंदा है, जीवित है या मर चुकी है। तो कहा यदि जीवित होगी तो उसको पीछे से दबा के हम मार देंगे, यदि कहेंगे मरी है तो वो ऑलरेडी जिंदा है। तो खैर दोनों बच्चों ने प्लान बनाया, वो महंत के पास गए और कहा कि स्वामी जी बताइए कि हमारे हाथ में क्या है। तो महंत जी ने बता दिया कि बच्चा आपके हाथ में चिड़िया है। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि स्वामी जी तो बहुत ही जानकार हैं। लेकिन दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं स्वामी जी, ये बताइए कि हमारे हाथ में चिड़िया जिंदा है कि मरी है। तो उन्होंने कहा बच्चा ये तुम्हारे हाथ में। उन्होंने कहा बच्चा ये तुम्हारे हाथ में। तात्पर्य इस बात का कि किसी को कोई भी काम हासिल करने से पहले ये सारा किस्सा इसलिए सब सुनाया गया, सारी कहानी इसलिए सुनाई गई कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हम मुमकिन को भी, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। तो सब कुछ हमारे हाथों में है। उसी की प्रेरणा से ये आप तत्वों के वर्गीकरण की जानकारी लेते हैं। अब हम आते हैं तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत कम थी जिनके गुणधर्मों को याद रखना बड़ा ही आसान था। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई वैसे वैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई और हम उनके गुणधर्मों को याद रखना हमें कठिन हो गया। इसलिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक जैसे प्राउड, डोबेरायरा, ड्यूमा, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोजले आदि ने अपने अपने नियम प्रस्तुत किए जिनसे कुछ जानकारी मिलती है। जैसे डोबेरायरा ने तिक नियम दिया, न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रस्तुत की। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसका कथन है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार पर आधारित होते हैं। ये जो नियम है मेंडलीफ का आवर्त नियम है, इसे हम पुराना आवर्त नियम भी कहते हैं। अर्थात यदि तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में रखें तो एक निश्चित समय के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसे हम इनको मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के समय में स्वयं समूह के तत्व ज्ञात नहीं थे, लेकिन बाद में मेंडलीफ की आवर्त सारणी में काफ़ी त्रुटियाँ थी और उन त्रुटियों का संशोधन वैज्ञानिक मोजले ने सन 1911 में किया। और मोजले के द्वारा जो सारणी प्रस्तुत की उसे हम मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य समूह का भी तत्व जोड़ा गया था। तो यहाँ पर मोजले का जो आवर्त नियम है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित था। तो उन्होंने कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात ये तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखें तो एक निश्चित समय या अवधि के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये था मोजले का आवर्त नियम। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 9 समूहों के अंतर्गत कुल 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। 36 पंक्तियों को 36 किन्हें कहते हैं? पृथ्वी के समानांतर कोई भी चीज़ हो, पृथ्वी के पैरेलल कोई भी चीज़ हो वो आपका 36 होता है। और ऊर्ध्वाधर जो जमीन में खड़ा हुआ है लंबवत, उसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर खानों को हम समूह कहते हैं और 36 पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले आप जान लीजिए कि ये तत्व क्या है। ये फर्स्ट डे के तत्व हैं, ये सेकेंड डे के तत्व हैं, ये इधर थर्ड डे है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है और ये जीरो ग्रुप है।
तो इस प्रकार फर्स्ट ए के तत्वों को याद रखने का क्रम क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक पहला तत्व है। हाइड्रोजन के बाद हम कहेंगे लीना, कपूर, रायबरेली से फरार। फर्स्ट ए के तत्वों को याद रखने का नियम होता है, अपने हिसाब से एडजस्ट करके बनाया जाता है कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लीना, कपूर, रायबरेली से फरार। Li से लिथियम है, Na से सोडियम है, K से पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। सेकेंड ए के तत्वों को याद रखने की तरकीब क्या है? सेकेंड ए के तत्वों को याद रखने की तरकीब बेगम का सर 12, बेगम का सर 12, स्काई लॉक, इसका है तिजोरी हफरफ, वैन बेटा देव, शर्माओ संगीता, मॉन्टेसरी भवन, फिरो आज हंसो, कौन राही एवरेस्ट माउंटेन का, निपट पटेल, कौन आज आएगा, जिन सदा हंगामा करते हैं, बाल जाइंतल, चड्डा सिगे सनपाल, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेंगे, ओस से टिपो, ये आपका हाइड्रोजन है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये आपका आखिरी गैस तत्व है, इनर्ट गैसेस एलिमेंट है, नोबेल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। अब मैं इनके ब्लॉक की चर्चा करूंगा। फर्स्ट ए और सेकेंड ए के तत्व इस ब्लॉक तत्व हैं। थर्ड ए से जीरो ग्रुप के तत्व पी ब्लॉक के तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। सेकेंड बी से यहाँ पर थर्ड बी है, थर्ड बी से सेकेंड बी के तत्वों को हम डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और ये जो नीचे दो कॉलम बने हुए हैं इनको हम ए ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये आपका मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ ए ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे ए ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और ये टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं इनके ब्लॉक की भी चर्चा करूंगा, आप इसको अच्छे से देखें। डियर स्टूडेंट, आप ये जान लीजिए एस ब्लॉक तत्व क्या है, पी ब्लॉक तत्व क्या है, डी ब्लॉक तत्व क्या है, एफ ब्लॉक तत्व क्या है। ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, आप इसको अच्छे से देखेंगे तभी आपको सारा डाउट क्लियर होगा, तभी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी मामला कन्फ्यूजन या डाउट नहीं होगा। यदि आप पूरी इसको वीडियो अच्छे से मन लगा के देखेंगे तभी आपका डाउट कन्फ्यूजन खत्म होगा। फिर भी यदि डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की वीडियो समझ में आएगी। पहले तो आप ये जान लीजिए, फिर से हम बता देते हैं, लीना कपूर रायबरेली से फरार, बेगम का सरबारा, स्काईलार्क, तिजोरी हफरफ, बैन बेटा देव, शर्माओ संगीता, मॉन्टेसरी भवन, फिरोज हंसो, कौन राही एवरेस्ट माउंटेन का, निपट पटेल, और कौन आ जाएगा, जिन सदा हंगामा करते हैं, बाल जैनतल, चड्डा सिगे सनपाल, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेंगे, ओस से टिपो, और ये आपके हाइड्रोजन है, ये आपके आखिरी गैस तत्व है। ए ब्लॉक तत्व में सिप्रा न्यू दिल्ली पीएम से मिले हो, यू गदर टीवी पर दिखाइयो, इमरान तुम्हारी यादों में लुटेगा, फिर तुझे पाऊं या ना पाऊं, अमित सीएम बनेगा, सिर्फ इश्तियाक फेमस, मदन नंबरों में लोअर है, मदन नंबरों में लोअर है। तो इस प्रकार हम तत्वों को आसानी से याद रख सकते हैं, और ये समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं इनके परमाणु क्रमांक के विषय में भी जानकारी दूंगा। यहाँ पर फर्स्ट ए और सेकेंड ए के तत्वों को कैसे परमाणु क्रमांक में सेट करते हैं, 2, 2, 8, 8, 18, 18 और ये 32। फर्स्ट ए के तत्वों में हम इस तरह करके जोड़ के बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, अब इसमें 2 जुड़ गया है, 3 हो गया है, 8 जुड़ गया है, 11 हो गया है, 8 जुड़ गया है, 19 हो गया है, अब 18 जुड़ जाएगा तो 37 हो जाएगा, फिर 18 जुड़ जाएगा तो 55 हो जाएगा, और 32 जुड़ जाएगा तो 87 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें यह आपका बेरिलियम में 4 है, इसमें 8 जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, 8 जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, 18 जुड़ जाएगा तो 38 हो जाएगा, 18 जुड़ जाएगा तो 56 हो जाएगा, और यहाँ पर 32 जुड़ जाएगा तो 88 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आप इसमें देख लीजिए, फर्स्ट बी वाले में यह आपका 21 है, यह आपका 39 है, यह आपका 57 है, और यह आपका 89 है। सेकेंड बी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का क्या नियम है, आप ध्यान से देखें। आप एक बार 18 जोड़ेंगे, इस 21 के बाद
आप 18 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे, 2 बार 18, 2 बार 18, 1 बार 32। अब इसके बाद फोर्थ बी से सेकंड बी के तत्वों को आप अच्छे से देखेंगे। इसमें 22, 40, अब इसमें ये आपका आ जाएगा 104, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है, 40, 57 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 73 और यहाँ पर आ जाएगा 104। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखेंगे 72 आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 22 में 18 जुड़ गया, 40 हो गया है, 40 में 32 जुड़ गया, 72 हो गया है, 72 में 32 जुड़ गया, फिर 104 हो गया है। अब आप सभी में यहाँ पर फोर्थ बी से सेकंड बी में आप क्या करेंगे, 2 बार 18 और 2 बार 32 ऐड करेंगे। 2 बार 18, 1 बार 18, यहाँ पर 18 ऐड किया, 1 बार 18 जुड़ेगा और 2 बार 32 जुड़ेगा। सेकंड फोर्थ बी से सेकंड बी के तत्वों तक आप जो है 2 बार 32 जोड़ेंगे, इसके पहले 1 बार 18 जोड़ेंगे। इधर ये आपका कार्बन है, ये आपका नाइट्रोजन है, सॉरी 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10। इसमें 8 जुड़ेगा, 13 हो जाएगा। 13 के बाद इसमें 18 जुड़ेगा, 31 हो जाएगा। इसमें 32 जुड़ेगा, 18 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 49 और फिर 32 जुड़ेगा तो 9 2 11, 4 3 7 1 8, फिर 32 जुड़ेगा 3 8 3 11, 113। तो आप इसमें भी 2 बार, 1 बार 8 जुड़ेगा, 2 बार 18 जुड़ेगा, 2 बार 32 जुड़ेगा। तो थर्ड ए से 0 तक के ग्रुप में 1 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32 जोड़ देंगे तो एटॉमिक नंबर की सारणी आपको प्राप्त हो जाएगी, आवर्त सारणी आपको मिल जाएगी। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व, 4 ब्लॉकों में आवर्त सारणी को बांटा गया है। तो एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, इनसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी तत्व आवर्त सारणी में यदि स्थित है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जितनी कक्षा होंगी तत्व की वही आवर्त संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक कक्षा है, इसलिए हाइड्रोजन को पहले कक्षा में रखा गया है। और लिथियम का 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 1 बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 2 कक्षा है, इसलिए लिथियम को दूसरे आवर्त में रखा गया है। सोडियम का 11 होता है, 2 8 3, 2 8 1, 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा बनती है, इसलिए तीसरे आवर्त में रखा गया है। 19 का 2 8 8 1, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा बनती है, चौथे आवर्त में है। इसका 37 है, इसकी 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा बनेगी, 2 8 18 और 37, 2 8 18 1। इस प्रकार 2 8 10, 18 8 1, इसमें 5 कक्षा बनती है, 55 में 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा बनती है। कैसे, ये 2 8 10, 18 18 36 और 36 18 54 55, 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है की कक्षा, इसलिए छठवीं आवर्त में 87 में 7 बनेगी। 87 का क्या होगा, 2 8 18 32 18 8 1। तो इस प्रकार ये किसी भी तत्व की आवर्त संख्या, आवर्त सारणी में यदि आवर्त की संख्या ज्ञात करनी है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जितनी कक्षा होती है तत्व की वही आवर्त संख्या होती है।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। फिर समूह संख्या बाहर किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तत्व की वही समूह संख्या होगी, केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की छोड़ करके। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की समूह संख्या बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, यहाँ पर ये पी ब्लॉक है और यहाँ पर एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों को ए उपसमूहों में रखा गया है और बाहर के इलेक्ट्रॉन उसकी समूह संख्या को व्यक्त करती है। जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी समूह संख्या होती है। बाहर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसकी समूह संख्या होती है। पहला समूह या फर्स्ट है, दूसरा समूह सेकेंड है, तीसरा समूह थर्ड बी, चौथा समूह फोर्थ बी, पांचवा समूह फिफ्थ बी, छठवां समूह सिक्स्थ बी, सातवां समूह सेवेंथ बी और आठवां ग्रुप में 8, 9, 10 होते हैं। 11वां फर्स्ट बी, 12वां सेकेंड बी, 13वां थर्ड है, 14वां फोर्थ है, 15वां फिफ्थ है, 16वें में सिक्स्थ है, 17वें में सेवेंथ है और 18वें में जीरो ग्रुप शून्य समूह के तत्व स्थित है। इस प्रकार अब मैं आप लोगों को इसके ब्लॉक के बारे में चर्चा करता हूं कि ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक क्या होते हैं, फिर मैं इनके समूह संख्या की बात करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? जिन तत्वों की, इसको आप कॉपी पर उठाइए और लिखिए, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में NS1 या NS2 तथा इससे पहले वाली कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। अब पी ब्लॉक तत्व लिख लीजिए। जिन तत्वों की बाहरी कक्षा के विन्यास NS2 NP126 होता है, उन्हें हम पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। नोट ये लिख दीजिए, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के ए उपसमूहों में रखा गया है। अब मैं बारी बारी से आपको इसका उदाहरण भी देता हूं। एस ब्लॉक के तत्व जैसा कि होता है आपका, ये आपका 11 है, तो ये 11 वाले, 19 वाले, 37 वाले और 55 वाले, 87 वाले को बता दे रहा हूँ। 2, 8, 1, 1s2, 2s2 और 2p6 और ये 3s1। बाहरी कक्षा में NS1 है, हमने कहा NS1 या NS2 और इससे पहले 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब यदि हम इसकी बात कर लें मैग्नीशियम की, Z = 12, 2, 8, 2, 3 कक्षा है, तो मैग्नीशियम तीसरे आवर्त में जैसा कि यहाँ पर है, और 1s2 और 2s2, 2p6 और 3s2, यहाँ पर NS1, यहाँ पर NS2। जैसा कि मैंने आपको बताया बाहरी कक्षा में इसमें 1 या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इससे पहले वाली कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसे हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब हम आपको ये पूरा निकालना होगा, 13, 14, 15, 16 सब। अब पी ब्लॉक की हम बात करते हैं। पी ब्लॉक के ये तत्व है। पी ब्लॉक में आपका क्या है? हमने कहा कि बाहरी कक्षा का विन्यास NS2 NP126 हो, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो पी ब्लॉक में जैसा कि आपका कार्बन है, 6 इलेक्ट्रॉन विन्यास, 2, 4, 1s2 और 2s2 और 2p2। यहाँ पर इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 to 6 होना चाहिए, 1 से 6 तक होना चाहिए। अब नाइट्रोजन का यदि 7 है तो यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 3 होगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 4 होगा। फ्लोरीन का 9 होता है, यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर आपका 5 होगा। और लास्ट में नियान का 10 होता है, यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 6 होगा। इस प्रकार यहाँ पर
1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में NH2 NP12 एक से लगा के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और पी ब्लॉक तत्वों की भी समूह संख्या ए ही होती है और इनके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी समूह संख्या होती है। जैसे 8 है तो 8 संयोजकता 0 हो गई तो इसलिए 0 समूह में रखा गया है। इसका 9 है तो बाहरी कक्षा में 7 है तो 7th में रखा गया है। इसका 8 है तो 2 कामा 6 बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन तो 6th में रखा गया है। इसका 7 है तो बाहरी कक्षा में 5 5th में रखा गया है। इसका 6 है तो बाहरी कक्षा में 4 इसलिए इसको 4th में रखा गया है। तो इस प्रकार ये इसकी समूह संख्या निकलती है। अब रही बात डी ब्लॉक तत्वों की, तो डी ब्लॉक तत्वों का डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व की समूह संख्या बी होती है, समूह संख्या बी होती है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि ये डी ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक के तत्वों के बाहरी कक्षा में NH1 या NH2 इलेक्ट्रॉन होंगे, NH1 या NH2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मगर इसके पहले वाली कक्षा S में 2, P में 6 और D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। फिर से बाहरी कक्षा के विन्यास NH1 या NH2 और इससे पहली वाली कक्षा N-1 H2 N-1 P6 और N-1 D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों की समूह संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व की समूह संख्या बराबर अंतिम 2 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का योग -8। उसकी बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। पहले आप इनका ब्लॉक चेक कर लीजिए, तो ब्लॉक कैसे निकलता है। यहाँ पर स्कैडियम का 21 होता है, 2 8 9 2 1s2 2s2 2p6 और 3s1 3s2 और 3p6 और 3d1 और ये 4s2। बाहरी कक्षा में इसमें 2 है, इससे पहले वाली कक्षा में इसमें 2 है, p में 6 है, d में 1 है। और यदि 22 होता तो यहाँ पर आपका 2 होता, ये आपका 10 होता, तो यहाँ पर 10 होता तो यहाँ पर 2 होता। यदि आपका 23 होता तो यहाँ पर आपका 11 होता और यहाँ पर आपका 3 होता। डी में लगातार बढ़ रहा है। यदि आपका 24 होता तो यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर 13 होता। तो 6 2 8 और 8 5 13, 8 5 13 और वो 2 8 10 10 10 20 3 23 और 1 24 और यहाँ पर क्या होता? एस। तो इस प्रकार डी ब्लॉक के तत्वों की बाहरी कक्षा में NH1 या NH2 और उससे पहले इसमें 2, P में 6, D में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों की समूह संख्या कैसे ज्ञात की जाती है उसका आप नियम लिख लीजिए। डी ब्लॉक के तत्वों की समूह संख्या बराबर अंतिम 2 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का सम योग -8। मान लो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि n बराबर 1 तो फर्स्ट बी, n बराबर 2 तो सेकंड बी, n बराबर 3 तो थर्ड बी, n बराबर 4 तो फोर्थ बी, n बराबर 5 तो फिफ्थ बी, n बराबर 6 तो सिक्स्थ बी, n बराबर 7 तो सेवेंथ बी, n बराबर 8 9 10 तो ये आपका हो जाएगा 8th ग्रुप। और यदि n बराबर 11 है तो फर्स्ट बी, n बराबर 12 है तो सेकंड बी, n बराबर 13 है तो थर्ड बी, n बराबर 14 है तो फोर्थ बी, 15 है तो 5 बी, 16 है तो 6 बी, 17 है तो 7 बी, 18 है तो आपका फिर से आ जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो बी उप समूह में होते हैं। अब एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों की डिफिनेशन क्या है उनको आप लिख लीजिए। जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में
जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा इससे पहले वाली कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन और इससे पहले वाली कक्षा में S में 2, P में 6, D में 10, F में 1 से 14 तक होते हैं। अर्थात अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे पहले 9 इलेक्ट्रॉन, इससे पहले S में 2, P में 6, D में 10 और F में 1 to 40, यानी ये आपके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे पहले 9 इलेक्ट्रॉन और इससे पहले वाली कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी NH2, N-S2, N-1 P6 और N-1 D1 और NS2 और इससे पहले वाली कक्षा में N-2 S2, N-2 P6, N-2 D10, N-2 1 से 14 तक। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों एफ ब्लॉक के तत्वों की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाली कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन और इससे पहले वाली कक्षा में इसमें 2, P में 6, D में 10 और F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सभी एफ ब्लॉक के तत्वों को थर्ड बी समूहों में रखा गया है। जैसा कि आप बाहर की 2 कक्षा में 2 और 9 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो समूह संख्या बाहर के 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया और हमने 8 से घटा दिया, तो 11 - 8 बराबर का 3 आया। इसलिए एफ ब्लॉक के तत्व थर्ड बी उपसमूह में होंगे। अब आपसे ये बात करते हैं समूह संख्या। समूह संख्या में फर्स्ट के जो तत्व हैं उनको हम क्षारीय धातु कहते हैं और सेकेंड के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं और फर्स्ट बी के तत्वों को हम सिक्का धातु कहते हैं और सेवेंथ ए के तत्वों को हैलोजन तत्व कहते हैं और शून्य समूह या 18वें समूह के तत्वों को हम अक्रिय गैस तत्व या आदर्श गैसेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को आवर्त सारणी के संबंध में जानकारी दी है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जितनी कक्षाएं होती हैं तत्व की वही आवर्त संख्या होती है। बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तत्व की वही संयोजकता होती है, तत्व की वही ऑक्सीकरण संख्या होती है, तत्व की बाहरी कक्षा में उतने ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और तत्व की वही समूह संख्या होती है। अब क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कालमों को, स्तंभों को हम समूह कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को आज की कक्षा में आवर्त सारणी याद करने की तरकीब, आवर्त सारणी में स्थित तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखने की तरकीब की जानकारी दी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों की जानकारी दी है। अगली वीडियो में मैं इससे संबंधित कई सवाल को हल करके दिखाऊंगा, आप उसको अच्छे से देखें।